हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हमेशा क्लास 11th की ओर नेग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ऑब्वियसली क्लास 12th बोर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा जो मेहनत की ज़रूरत है वो डेफिनेटली क्लास 11th में पड़ती है, क्योंकि क्लास 11th का लेवल भी अप होता है, क्लास 11th डिफिकल्ट भी होती है और क्लास 11th को समझने में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए सभी वन शॉट्स, ताकि आप ये वन शॉट देखें। आप सभी लोग के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको यूज़ करके आप अपने क्लास 11th के स्कोर्स को एम्पलीफाई कर पाएंगे। और जब क्लास 11th के बेसिक्स बच्चों अच्छे बनेंगे तो डेफिनेटली आपके जो अपकमिंग ईयर है यानी कि क्लास 12th है उसमें आप और बेटर आगे जाके परफॉर्म करे होंगे, राइट। तो आपकी नींव को स्ट्रेंथन करने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द वन शॉट सीरीज, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही क्रिस्प वीडियो रखेंगे, ठीक है, ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट 1-on-1 नोट्स बना सको। और अगर आप इसे मतलब डायरेक्टली फॉलो कर लेते हो तो आपके दिमाग में चैप्टर बैठ रहा होगा, समरी बैठ रही होगी, क्योंकि जब चैप्टर क्लियर होता है तभी आप क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते हो। तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे यहाँ से देखकर, अच्छा शॉर्टकट नहीं कि मैम हमें ना पीडीएफ दे दीजिए तो हम पीडीएफ सेव कर लेंगे, नहीं। आई वुड सजेस्ट यू ऑल, क्योंकि मैं ये वाला पर्टिकुलर आज वाला वन शॉट में स्पेसिफिक हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में ही लेकर आई हूँ, तो आप ये डायरेक्टली नोट्स अपने खुद से लिखोगे और जितना मेहनत करोगे बच्चों उतना आप चीज़ों को सीख पा रहे होगे, राइट। तो इसी चीज़ के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक एवरीवन टू लाइक द सेशन, क्योंकि 11th के लिए हर कोई कंसर्न्ड नहीं होता है। इफ़ यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, आई वुड वांट कि आप इसको अप्रिशिएट करो, इसको पसंद करो और सेशन को जितना प्यार दे सकते हो उतना दो, ताकि अपकमिंग सेशंस इससे भी और धमाकेदार आपके लिए आते रहें, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बच्चों अगर मैं बात करूं तो क्रिस्प समरी बोलिए तो सबसे पहले यार एटम आप सभी लोगों को पता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैं बोलूँ जिससे आपके जो मैटर है वो बनता है। ऑल्दो एटम अगेन सब डिवाइडेड है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल देते हो, लेकिन जो एटम की खोज हुई थी यानी कि एटम की स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, वो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं पता चल गया कि उसमें क्या है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, वी डिडंट नो अबाउट इट, राइट। तो डेफिनेटली हमारे कुछ मॉडल्स आए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोहर का मॉडल आया, राइट, फिर फाइनली हमारा क्वांटम मॉडल आया। तो बेसिकली सभी मॉडल्स ने एक एक करके हमें कुछ ना कुछ हेल्प करी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिटरमाइन करने के लिए, और इसीलिए हर एक एटम के जो मेन पॉइंटर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, साथ में हर मॉडल का क्या ड्रॉबैक है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक मॉडल को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपके पास तीन चीजें होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्कवर किया किस चीज के थ्रू, दैट इज थ्रू योर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, राइट। हमने क्या किया, ग्लास ट्यूब लिया जिसमें हमने मेटल के पीसेस को उसके अंदर डाला एंड वी जस्ट अप्लाइड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है और वो बिहेव कर रही है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह, और हमें वहां से जो कंसेप्ट मिला, वी फाउंड आउट द कंसेप्ट टू बी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कैथोड रे ट्यूब ने, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के आपके चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स का आपका चार्ज यहां से निकल के आया, याद रखना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 9.1 × 10⁻31 kg। आप यहां से E/m इसका रेशियो भी निकाल सकते हो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स आप सभी लोगों को पता है दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दोनों का हम यहाँ पे चार्ज सेम बोलते हैं, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूँ तो दे आर द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड प्रोटॉन। सेम चार्ज है बट प्लस के साइन के साथ है। और अगर मैं न्यूट्रल पार्टिकल्स की बात करूँ जिनका जो मास है स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा होता है, उनको आप न्यूट्रॉन बोल देते हो। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज दोनों का बराबर है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं है। देन वी विल बी हैविंग 4 मॉडल्स जो हम लोग को डिस्कस करने हैं। थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर मॉडल है और क्वांटम मॉडल है। सबसे पहले आ जाते हैं थॉमसन मॉडल के ऊपर। तो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि जो एटम है ना वो ऐसा है, इट इज लाइक अ वाटरमेलन, ठीक है। मतलब कि जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वैसे ही जो पूरा एटम है उसका जो
जैसे वाटरमेलन का जो पिंक सेक्शन होता है उसको बोला ये एटम का पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बीज की तरह डाले गए हैं, राइट। तो इस तरीके से उसने जो एटम है उसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला एटम इज अ spherical shape of positive charge spreaded uniformly and electrons are arranged in such a manner that they have the most stable arrangement। इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर ऐसे डाला है ताकि जो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट है वो वहां पे आपकी अक्वायर कर सके, ठीक है, राइट। ऑल्सो इसको हम बोल सकते हैं कैन बी विजुअलाइज एज अ वाटरमेलन, जिसमें सीड्स आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एम्बेडेड है, राइट। ही अज्यूम दैट द मास ऑफ एटम वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसने बोला कि जो एटम है उसका जो मास है वो हर जगह बराबर है। जैसे आप वाटरमेलन को देखते हो कि हर जगह उसका जो पिंक सेक्शन होता है वो सेम होता है, तो ऐसे ही उसने बोला कि जैसे पॉजिटिव चार्ज जो एटम के अंदर है वो भी आपका हर जगह इक्वली डिवाइडेड है और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है बराबरी से। जबकि आपको अगर हम सच्चाई में बोले तो ऐसा नहीं होता है, एटम का सारा मास इक्वली हर जगह डिवाइडेड नहीं होता है, राइट। तो ये थॉमसन ने बोला, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये फेल हुआ क्योंकि ऐसा होता नहीं है, जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड ही नहीं होता है, इसीलिए ये मॉडल फेल हुआ। ऑल्दो इसने एक शुरुआत करी एटम की डिस्कवरी की तरफ बढ़ने की। तो हम लोग उसके बाद बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ, और अगला मॉडल है बच्चों आपका रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के थ्रू पास करवाया, ठीक है। सो स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन गोल्ड फॉइल। जब उन्होंने इसको फिर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कुछ रेस तो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, और उसके अलावा जो मोस्टली आपकी जो क्या कहते हैं, मैं बोलूँ गोल्ड जो आपकी रेस थी वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुई। मतलब उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने यहाँ पे जो ये शीट लगा रखी थी फ्लोरेसेंट, यहाँ पे हम लोग को लाइट का फ्लैश मिला जिससे हमें समझ में आया कि जो रे है वो सीधी आई है या फिर वो डिफ्लेक्टेड हुई है। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया मोस्टली सारे तो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, मतलब देखो सीधा 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 पास हो गया, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिए, क्या दिए, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिए, और कुछ में भी बहुत ही कम थे जो पूरा 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन लेके वापस आए। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स थे जो कि थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ही कम थे जो 100% डिफ्लेक्ट हुए, और मैक्सिमम थे जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। अब अगर मैं इन पार्टिकल्स की बात करूं, यहाँ पर ये जो आपकी रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज डिफ्लेक्ट कब होंगी, जब वो नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज रेज कब डिफ्लेक्ट होंगी, जब वो पॉजिटिव चार्ज से अटैक, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तभी तो डिफ्लेक्शन होगा, अगर कुछ है ही नहीं तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोलूं बेसिकली पॉजिटिव इज रिजल्टिंग टू योर रिपल्शन। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो यहां से कंक्लूजन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनस्कैटर्ड बिना डिफ्लेक्शन के वापस आ गए। दूसरा, a few particles were deflected and it must be due to the enormous repulsive force, that is positive charge, which has to be concentrated in a very small part and it is not uniformly distributed। उन्होंने बोला कि मोस्टली तो डिफ्लेक्ट हुए नहीं, तो मतलब एटम पूरा खाली है। दूसरा, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, अब डिफ्लेक्ट तब होंगे जब पॉजिटिव टकराएंगे, यानी कि चार्जेस भी आपके जो रेज हम डाल रहे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूक्लियस, मतलब अगर मैं बोलूँ जो चीज इसको डिफ्लेक्ट कर रही है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो वहां पे हमने पाया कि कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरी जगह पे आपका पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। द इनर्मस रिपल्सिव फोर्स ऑक्यूपाइड was negligibly small in comparison to the whole atom। पूरे एटम के कंपैरिजन में वो जो पॉजिटिव चार्ज जो रिपल्शन क्रिएट कर रहा था वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द एंटायर एटम। ये उन्होंने यहां से निकाला, और इससे फाइनल समरी हमारी क्या निकल के आई। सबसे पहली बात, पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ एटम डेंसली कंडेंस्ड है, यानी कि हर जगह आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, केवल कुछ छोटी सी, बहुत छोटी सी जगह पे पूरे एटम में वो अक्यूमुलेटेड है, और उस बहुत छोटी सी जगह को उन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस उन्होंने बोला उस जगह को जहां पे आपका एटम का पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेटेड है, और वो बहुत छोटी जगह है इन कंपैरिजन टू योर एंटायर एटम। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट द हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अब इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, और ये घूम जिस पाथ में रहे हैं उसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट का, ठीक है।
तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों को एक दूसरे ने पकड़ के रखा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस वाज द समरी जो उन्होंने निकाल के दी। पहला न्यूक्लियस के बारे में बताया, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के पाथ या मूवमेंट के बारे में बताया, और तीसरा उन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। तो काफी सारी चीजें रदरफोर्ड के मॉडल से हमारे को समझ में आई। ठीक है, अब कुछ तो ड्रॉबैक्स भी यहाँ से रहे, बट उससे पहले एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बराबर ही होते हैं, जेड से इसको शो करते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 के बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी 1 के बराबर है। व्हाट इज एटॉमिक मास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको आप क्या बोल देते हो? एटॉमिक मास। उसको आप ए से शो करते हो। अब ए को आप ऊपर लिखते हो, ठीक है, और जेड को आप नीचे लिखते हो। तो ये आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। वहीं आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इनका जो टॉप वाला सेक्शन है वो बदल रहा है, तो आप एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पे बदल रहे हो। अगर एटॉमिक मास बदलते हो तो आप इसे आइसोटोप बोल सकते हो। और अगर आपका एटॉमिक नंबर बदल रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप लोगों का बदल रहा है, तो आप उसे क्या बोल दोगे? आइसोबार। सो एलिमेंट विद सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज योर आइसोबार। यानी कि अगर मैं बोलूं ये दोनों कार्बन 6 और कार्बन 6 आर आइसोटोप, बट कार्बन 6 एंड नाइट्रोजन 7 आर योर आइसोबार, क्योंकि इनका ऊपर वाला माला यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो सेम बार से सेम भार कर सकते हो। सेम भार का मतलब ये है कि इनका ऊपर वाला जो भार है वो सेम होगा। तो दोनों में से आप कोई भी ट्रिक याद कर सकते हो। तो आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर सेम है और आइसोबार के लिए बार ऊपर का बार सेम है, यानी कि एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, अब What are the drawbacks of your रदरफोर्ड के मॉडल? तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये रहा। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उन्होंने बोला कि जो एक चार्ज पार्टिकल होता है जब भी वो मोशन में है, राइट, जब भी वो एक्सेलरेशन में है, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन में तो एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक्सेलरेशन में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो घूमते घूमते नीचे न्यूक्लियस में आके बैठ जाएंगे। यस और नो? तो this means that the electron revolving in the orbit shall emit energy, and by losing the energy it will eventually fall in the nucleus and hence the atom will collapse. यानी कि he was not able to explain the stability of an atom. उन्होंने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, बट उन्होंने ये नहीं समझाया कि अगर वो घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो इवेंचुअली न्यूक्लियस में आके कोलैप्स कर जाएगा। और इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं आप जो क्या कहते हैं एटम की स्टेबिलिटी है वो डेफिनेटली नहीं बता पाए, क्योंकि हमारा तो एटम ही नहीं बचेगा। ऑल्सो इट सेज दैट नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, राइट, या मैं बोलूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ये सब बातें रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो अगर आपसे कोई ड्रॉबैक्स पूछे तो पहला तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करा, और दूसरा उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद फिर हम लोग बढ़े तीसरे मॉडल की तरफ बच्चों, और तीसरा मॉडल है हमारा नील बोहर का मॉडल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो उन्होंने क्या क्या बोला? उन्होंने पहली बात ये बोली, पहली चीज उन्होंने क्लियर करी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे। किस में घूमेंगे? फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मतलब बेसिकली हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, उसकी एक फिक्स स्टेशनरी एनर्जी होगी, उसी वक्त वो जो इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में घूम पा रहा होगा। वो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, दैट इज वी से कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, तभी एक इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर पाएगा। यस, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ तो हमने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा जो h/2π का इंटीग्रल मल्टीप्लाई है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे h/2π हुआ, 2h/2π हुआ, 3h/2π हुआ, यानी कि n
आपका बदल सकते हो कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम h/2 है, दूसरे का 2h/2 है यानी कि h/π है, तीसरे का 3h/2 है, फोर्थ का 4h/2 है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसा ऑर्बिट है जिसका एंगुलर मोमेंटम वो नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिवॉल्व नहीं करेगा। तो उन्होंने क्वांटाइजेशन कर दिया, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो उसी में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 का एक इंटीग्रल मल्टीपल पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दैट इज क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप h/2 और 2h/2 के बीच में और कुछ नहीं बना सकते हो, और कोई ऑर्बिटल आप नहीं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो दैट इज इट। तो यहाँ से n का कंसेप्ट निकल गया है कि n क्या है, 1 2 3 है ना। तो व्हाट इज n हियर? तो n यहाँ पे शेल्स बताता है कि यार एक शेल, 2 शेल, 3 शेल। तो ये जैसे जैसे आप n बढ़ा रहे हो तो आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा रहे हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये आपका n के बराबर होता है। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल n1 है तो आप उसे k शेल बोल देते हो, n2 है तो उसे l शेल बोल देते हो, n3 है तो m शेल, 4 है तो n शेल, ऐसे सो ऑन। और इसी n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे, राइट। सो ऑल्सो वी फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। अगर मेरे को एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2n²। जैसे अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट इज 1² × 2 यानी कि 2। अगर जैसे आपकी सेकंड शेल है तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2² × 2 यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। जैसे कि थर्ड शेल है तो उसमें कितने आएंगे, 9 × 2 = 18, ठीक है। फोर्थ शेल है फॉर एग्जांपल, उसमें कितने आएंगे, 16 × 2 = 32। तो ऐसे ही आप देखते हो कि फर्स्ट शेल में आप 2 ही भरते हो, फिर 8 भरते हो, फिर 18 भरते हो, फिर 32 भरते हो। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अक्यूमुलेशन भी बढ़ाओगे। पहली शेल को k शेल बोलते हैं, दूसरी को l, तीसरी को m और फोर्थ को n, ठीक है। नाउ व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करता है ना तो एनर्जी लूज करता है। अब उनकी प्रॉब्लम यही थी कि वो एनर्जी लूज कर रहा था जब हमने रदरफोर्ड मॉडल की बात करी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ऑर्बिट में तो ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, बट एक काम कर सकता है कि वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब वो फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्बिटल में है तो इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जा सकता है, अगर वो एनर्जी को क्या कर देगा आपकी, दैट इज एमिट कर दे। अब अगर सॉरी एनर्जी को आपकी एब्जॉर्ब कर दे, और अगर वो वापस यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, वो अगर एनर्जी को रिलीज कर दे, तो मतलब वो एनर्जी को एमिट या रिलीज कर सकता है, एमिट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और एक शेल से दूसरे शेल में मूव कर सकता है, लेकिन एनर्जी फिक्स है, राइट। एनर्जी वो गेन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी कहीं एक्सटर्नल फोर्स से आके गेन कर रहा है, या एनर्जी फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं चलते चलते अपनी मर्जी से ही खो रहा है। अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एक हायर एनर्जी में जा रहा है, अगर वो एनर्जी फॉर एग्जाम्पल आपका क्या कहते हैं मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हायर एनर्जी में जा रहा है, रिलीज कर रहा है तो लोअर एनर्जी में आ रहा है। सो दैट इज समथिंग वो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बट वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकता है उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करके या तो उसको एमिट करके, राइट। तो यही हमने यहाँ पे भी शो करा कि अगर न्यूक्लियस है, पहली बात तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट शेल हो गया, इसका इंटीग्रल, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 हो गया। ये फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है, तो ये हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एक मॉडल यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट किया। और बोहर मॉडल को हम जनरली हमने जो उन्होंने बनाया भी था वो हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए यहाँ पे निकाल के बनाया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए ही इसकी खोज करी थी तो यहाँ से दो कंसेप्ट और निकल के आते हैं, दैट इज़ योर एटॉमिक स्पेक्ट्रा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ एक एटम की और मैं यहाँ पे चीज़ों की बात कर रही हूँ तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक पार्टिकल जो होता है, मतलब एक एटम जो होता है उसके पास दो टाइप का नेचर हो सकता है, दैट इज़ वो वेव नेचर भी शो कर सकता है और वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, ठीक है। अगर मैं वेव नेचर की बात करूँ तो वो एक स्पेक्ट्रा बनाता है, और अगर मैं एक पार्टिकल नेचर की बात करूँ तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, राइट। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेचर। डुअल नेचर ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं तो हम दो फिनोमेनास को एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच इज एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल, विच इज एक्सप्लेनिंग द वेव नेचर ऑफ द मैटर, एंड इफ वी टॉक अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज एक्सप्लेनिंग योर पार्टिकल नेचर ऑफ योर मैटर। तो सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करूं तो वी विल से कि वी स्टार्ट, हम जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करी थी तो हमने बोला था कि मैक्सवेल ने बोला जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट करेंगे, अगर वाइल एक्सेलरेट करेंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है कि देयर आर टू वेव्स, राइट, विच आर लाइक पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब अगर एक वेव आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दूसरी वेव आपकी फॉर एग्जांपल इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में,
ठीक है, जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा दिस वुड बी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दोनों अलग अलग आपकी क्या कहते हैं फेजेस में मूव कर रही है, राइट। सो दीज वेव्स, अब इन वेव्स के बारे में सिंपल चीज़ें तो आपको पता ही है, तो ये वेव आपको पता है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि मैंने बोला इनको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे साउंड को आपकी मीडियम, मतलब वी रिक्वायर अ मीडियम, वैक्यूम में हमारी आवाज़ नहीं ट्रैवल करेगी, तो साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम, बट दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है जिससे ये मूव करते हैं। नाउ अब ये जो वेव है इनकी कुछ टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरे पास जो ये कर्व्स बन रहे हैं, दो कर्व के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका वेवलेंथ बोल सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि जो c दैट इज योर स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, दैट इज c/λ। फ्रीक्वेंसी इज लाइक एक सेकेंड में कितना आपकी जो क्या कहते हैं यहाँ पे मूवमेंट हुई, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, राइट। सो लाइट इज ऑल्सो अ वेव एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा, मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो इसका अलग अलग टाइप की हम यहाँ पे जो नेचर है इसका हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, दैट इज समथिंग विच हैज बीन टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा, हमने एक जो मेटल है उसको एक बीम ऑफ लाइट से उस पर हमने स्ट्राइक करा और हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही बीम ऑफ लाइट उस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में और बीम के स्ट्राइकिंग में कोई गैप नहीं है, राइट। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, देयर इज no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface, राइट। मतलब कि जैसे ही तुम एक लाइट को एक मेटल सरफेस के ऊपर डालोगे वैसे ही वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होगा और इन दोनों फिनोमेना के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा ये लाइट ब्राइट होगी उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके एमिट हो रहे होंगे। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अब उस लाइट की एक बेयर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और इस बेयर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, ठीक है। तो मतलब दिस इज समथिंग कि यार इतना तो कम से कम होना चाहिए, राइट। एट अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, अगर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। तो एक बेयर मिनिमम एनर्जी तो मेरा वेव फंक्शन हो जाएगा जिसको आपने न्यू नॉट से शो किया, और बची हुई फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हमारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो हमारे जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वहां पर से रिलीज हो रहे होंगे। तो कुछ बेयर मिनिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को आप यहाँ पे क्या बोल देते हो, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हो, राइट। सो दैट इज इट कि अगर एनर्जी की मैं बात करूँ तो एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू होता है, न्यू को आप c/λ लिख सकते हो, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब एच न्यू, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन की बात करूं तो एनर्जी किसके बराबर है, एक उस पार्टिकल की एनर्जी इज एच न्यू, और ये किसके बराबर है, पहली तो बराबर है मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है दैट इज एच न्यू नॉट। न्यू नॉट मेरा क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड, इसी को आप वर्क फंक्शन भी बोल देते हो, और जो बची हुई एनर्जी है वो मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट इज, ये पूरी एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, और बची हुई एनर्जी टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mEv², यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दिस इक्वेशन यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपका बन सकता है, ठीक है। सो दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये प्रूव करता है कि लाइट वेव तो है ही क्योंकि स्पेक्ट्रा शो कर रही है, लेकिन उसके साथ वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका डुअल नेचर होता है एंड सो डज मैटर, तो मैटर का भी आपका डुअल नेचर है और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका भी। दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू सोलर सेल्स या सेंसर्स, जब आप सोलर सेल्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी इसी फिनोमेना पे हो रहा है। सो दिस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज प्रपोज्ड बाय बोहर in his atomic model, and also photoelectric effect shows the discrete amount of energy of electron or orbit really follows। मतलब उसने कंफर्म भी कर दिया कि जो बात उन्होंने बोली थी वो यहाँ पे आपकी ऑब्जर्व भी
हो रही है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है अगर मैं बात करूं तो जो लाइट है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मिक्सचर है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब जब लाइट किसी मीडियम से पास करेगी तो या तो वो डिविएट करेगी या रिफ्रेक्ट, मतलब रिफ्रेक्शन होगा या डिविएशन होगा वहाँ पे। एंड ये जो लाइट है जब ये स्प्रेड आउट होती है तो ये अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे कलर बैंड शो करती है और उसको ये आप स्पेक्ट्रम बोलते हो, राइट। सिमिलरली जब एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, हायर एनर्जी लेवल में से जब वापस आता है तो एनर्जी को लूज करता है, और जब वो एनर्जी को लूज करता है तो वो जो एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग कलर शो कर रही होती है उसी से आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा को बनाते हो, राइट। सो सिमिलरली व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी इट्स इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू अपर एनर्जी लेवल एंड व्हेन इट लूजेस द एनर्जी इट कम्स बैक to the ground state. It radiates or emits energy of specific wavelength and this is called atomic spectra which is a characteristic property of a particular atom. Specifically हम इसे हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। तो अगर जैसे आप इमेजिन करिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एटम्स थे हाइड्रोजन जैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, ठीक है, हायर एनर्जी पे जाएंगे, जब आप इसे एनर्जी दे रहे हो तो एक्साइट करने लगेंगे, फिर वापस से अपनी लोअर एनर्जी पे आएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप हायर एनर्जी पे होते हो तो तुम अनस्टेबल होते हो, तो तुम्हारे को एनर्जी लूज करके स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का वेवलेंथ या फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी रिलीज करेगा जिसके बेसिस पे आप इस जो आप यहाँ पे रेडिएट कर रहे हो एनर्जी, इसको आप या तो यूवी, अगर वो कलर शो कर रहा है तो विजिबल रीजन में आ सकता है, यूवी रेंज में आ सकता है, इंफ्रारेड रेंज में आ सकता है, तो अलग अलग रेंजेस में वो आपका आ सकता है। तो इसको अगर मैं शो करूं तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फर्स्ट शेल में, तो फर्स्ट शेल से सेकंड में जा सकता है, फर्स्ट शेल से सेकंड में थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, सो ऑन आगे बढ़ सकता है। तो के शेल से एल में जाएगा, के शेल से एम में जाएगा, के शेल से एन में जाएगा। तो के शेल इज N1, एल शेल इज N2, एम शेल इज N3 और N शेल इज N = 4, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आपकी एनर्जी लेवल 1 में है, ठीक है, तो वो ऊपर गया, अब जैसे कि वो N = 2 में गया तो 2 से फिर नीचे आएगा, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऐसे ही वो 3 में जाएगा, 3 से फिर नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हम जो फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, वेवलेंथ का, वो हम निकालते हैं इनके वापस आने में, क्योंकि ऊपर तो जा ही रहा है, ठीक है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल सेकंड लेवल से आएगा, थर्ड लेवल से आएगा, फोर्थ लेवल से आएगा, फिफ्थ लेवल से आएगा, इनफाइनाइट लेवल से आएगा, मतलब हो सकता है बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज 1/λ। हम इसे वेवलेंथ की टर्म्स में लिख रहे हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, स्पीड ऑफ लाइट आपको लोग पता ही है। तो अगर मैं बोलूँ 1/λ क्या हो जाता है 13.6 × Z²। 13.6 इज द कांस्टेंट यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं, Z² इज द एटॉमिक नंबर, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, C इज द, बेसिकली आप =h लिखते हो ना, और इसको आप hc/λ ले लेते हो, तो आपने hc को इधर भेज दिया, मतलब अगर मैं बोलूँ तो हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो hc को आपने इधर भेज दिया, तो 1/λ इधर रखा, ठीक है। तो 1/λ इधर रखा, hc इधर आ गया, तो hc नीचे आ गया, दैट इज द फॉर्मूला इज 1/n1² - 1/n2²। अब n1 तो 1 ही फिक्स हो जाता है ना जनरली, अगर मैं फर्स्ट लेवल में ही लेकर आ रही हूँ तो n2 आपका चेंज हो रहा है एंड दिस इज द एक्साइटेड लेवल। तो इससे आप एनर्जी निकाल सकते हो कि पर्टिकुलर ट्रांजिशन में कितनी कितनी एनर्जी आपका जो एटम है वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल वो आपका n = देखो फर्स्ट लेवल में आए, इनफाइनाइट से अगर मैं उठा लेती हूँ, इनफाइनाइट से फर्स्ट लेवल में आए, इनफाइनाइट से सेकंड लेवल में आए, इनफाइनाइट से थर्ड लेवल में आए, इनफाइनाइट से फोर्थ लेवल में एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज वेवलेंथ = 1/λ 13.6 Z² hc। अच्छा, Z अगर मेरा फिक्स है, दैट इज Z को अगर मैं बोल देती हूँ कि ये तो 1 है, या Z चलो वेरिएबल हो भी गया, तो H और C तो कांस्टेंट है, तो 13.6 × H × C जब आप करते हो तो यहाँ से कांस्टेंट को आप नाम दे देते हो R, ठीक है। तो इसको आप RZ² के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज, वी हैव हाउ मेनी सीरीज, हम बोलते हैं मेरे पास सीरीज है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफेंट सीरीज, ठीक है। तो पिफेंट सीरीज कब होता है, देखो कहाँ पे आ रहा है ये अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अगर n = 1 में आ रहा है, ठीक है, अगर n = 1 में आ रहा है तो आपसे लाइमन सीरीज बोलोगे, n = 2 में आ रहा है इनफाइनाइट से, ठीक है, इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज, इनफाइनाइट से 2 में आ रहा है तो बाल्मर सीरीज, n = 3 में आ रहा है तो आपकी दैट इज पास्चन सीरीज, n = 4 में आ रहा है तो ये आपकी ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, n = 5 में आ रहा है तो ये आपकी पिफेंट सीरीज। तो सीरीज के नाम भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर आपसे बोले कि इस सीरीज से आ रहा है तो यानी कि ये तो आपका क्या है, दैट इज योर जिसमें आ रहा है, और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट तो इनफाइनाइट हो गया, तो ये वैल्यू तो हट ही जाएगा, तो 1/n1² ही हो जाएगा बेसिकली,
है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा एक चीज़ और, बाल्मर सीरीज की अगर हम बात करें, इट कंटेन्स द यूवी रीजन या विजिबल रीजन आपका इस वाली सीरीज में आता है, ठीक है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, क्या इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई कि इन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए चीज़ों को क्लासीफाई किया एंड इट कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एटम्स लाइक हीलियम या इससे भी बड़े बड़े एटम है उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑल्सो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स या केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसे बन रहा है वो सब चीज़ें ये आपके एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अगर मैं डुअल नेचर की बात करती हूँ तो हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसको हम डी ब्रोगाइल वेवलेंथ के नाम से बोलते हैं। ये डायरेक्टली फॉर्मुला भी पेपर में आ जाता है, राइट। सिमिलरली लाइक अ वेव हैज पार्टिकल नेचर, तो उसका वेव नेचर भी है जैसे हमने बोला, और वेव नेचर है तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगा। तो उस वेवलेंथ को अगर मैं निकालती हूँ तो उसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मुला यूज कर सकते हो h/p, और p आपका मोमेंटम है तो m × v, मास × वेलोसिटी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाइल एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर, इवन अस, हम भी मोशन में है तो हमारा भी कोई ना कोई वेव कैरेक्टर है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है इसलिए हमारा जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है और हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हमारा मास जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेव नेचर कम होता जाएगा, बट होगा, ठीक है। जैसे 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 एटम है वो बहुत छोटा है तो आप उसका वेव नेचर ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन कोई चीज़ जिसका आपका फॉर एग्जांपल साइज बहुत बड़ा है तो उसका जो लैम्डा है वो उतना ही छोटा होगा। इसलिए आप एज ए ह्यूमन बीइंग ए माइक्रोस्कोपिक बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए आप वेव नेचर को इतना ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट होता है, ठीक है। सो ऑल्सो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शो वेव फिनोमिना, जिसको आप इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन फिजिक्स में पढ़ते हैं। दिस इज यूज्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक और प्रिंसिपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको आप हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हो, जो कि बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल, एक चीज इम्पॉसिबल है टू स्टेट, क्या पता करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल ये है कि आप एक टाइम में एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजिशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम से मतलब है वेलोसिटी, तो दोनों चीज आप एक साथ नहीं बता सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड कि एक पार्टिकल का एग्जैक्ट क्या पोजीशन है और क्या वेलोसिटी है, मतलब किस वेलोसिटी में वो कहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, राइट। तो इसी को उन्होंने यहाँ पे डिटरमाइन करा कि दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड दिस इज अनसर्टेनिटी या मतलब चेंज इन पोजिशन, चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2π या डेल्टा x एंड डेल्टा v, अगर मैं डेल्टा p की जगह मास फिक्स कर रही हूँ तो डेल्टा v हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm, मास मेरा इधर आ गया, ठीक है, right. So since trajectory of body is determined by its position and velocity and by uncertainty principle, we cannot know both the things at same time. Therefore existence of definite path proposed by Neil Bohr is ruled out. जो नील बोहर ने बोला ना कि यार h/2π that is h/2π जो आपका एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बोला था ऑर्बिटल का कि इसमें ही वो मूव करेगा, है ना, ये जो उन्होंने बोला कि इसी में ही ये मूव करेगा, ये चीज़ यहाँ पे आपकी डिस्क्वालीफाई होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार मैं एग्जैक्ट टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी तो बता ही नहीं सकता हूँ। तो अगर मैं बता ही नहीं सकता हूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूँ कि यार ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इस वक्त इस जगह पे होगा, हमें नहीं पता। हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं बट हम कह नहीं सकते कि वहीं पर ही होगा, राइट। तो उन्होंने वही बोला क्योंकि ये प्रिंसिपल ये बताती है तो वी कैन नॉट नो बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम, इसीलिए डेफिनेट पाथ का जो प्रपोजल नील बोहर ने दिया था वो यहाँ पे रूल आउट हो जाता है। ऑल्सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज इनसिग्निफिकेंट फॉर नेग्लिजिबल एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडीज एज इट हैज अ बिग मास। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप जैसे अब मेरी पोजीशन तुम बता सकते हो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, या तुम्हारी पोजीशन में बता सकते हो कि तुम वहाँ बैठे हुए हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मास इतना बड़ा है और मास जब आपका बड़ा है तो ये अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल हो जाती है इसके कंपेरिजन में, है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ छोटी है जैसे एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत छोटा है तो उसके लिए अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है, आप नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल साइज बड़ा होता जाएगा ये अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, आप बता सकते हो। इसीलिए मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, यू कैन फाइंड मी आउट ओवर हेयर, बट इलेक्ट्रॉन को आप नहीं फाइंड आउट ऐसे कर सकते हो क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हम बोलेंगे जो ये आपकी प्रिंसिपल है इट इज़ नेग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोमोलिकुलर स्पीशीज, ठीक है। तो फाइनल लास्ट मॉडल हमारा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम का मॉडल, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो क्वांटम मॉडल ने बोला कि उन्होंने ना ये क्लैरिफाई कर ही दिया कि भाई हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लेकिन हाँ हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। हम एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को पाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ है, और उसके लिए उन्होंने डिफाइन किया एक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जो कि टेक्निकली एक
हर एक चीज़ का एक वेव फंक्शन है जो कि उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, राइट. सो दिस मॉडल अलाउड द इलेक्ट्रॉन टू एक्ट एज अ वेव एंड ऑक्यूपाई अ 3-dimensional स्पेस डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर्स. सिंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन नॉट फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजिशन साइमल्टेनियसली, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टॉक्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है, ये उसकी पोजिशन के बारे में बात नहीं करता है. दिस मॉडल यूजेज अ वेव फंक्शन. उसने हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव फंक्शन को डिफाइन किया, जिसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन बनाई जिसको हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हो, जो कि सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ साइंस है, ठीक है. क्वांटम मैकेनिक्स इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड से कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको कुछ पढ़ना है साइंस में तो यू शुड गो फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको तुम्हें लगेगा यार इतना कैसे हम जान सकते हैं. तो जो सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्जन है वो क्वांटम मैकेनिक्स है एंड आई थिंक सो इट इज़ वे अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. तो ये आपकी स्क्रोडिंगर इक्वेशन होती है जिसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है. अभी आप छोटे बच्चे हो, लेकिन हाँ जैसे आप बढ़ोगे तो वी विल स्टडी अ लॉट अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स. अगर आप मास्टर्स करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, एंड इफ़ यू डू योर PhDs तो वहाँ पे हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे जो मेन क्वांटम नंबर है उनको डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हमने पहले भी पढ़ लिया था, जिसको आप n से शो करते हैं और ये क्या बताता है किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो मेरे पास शेल हो सकते हैं 1 2 3 4 5. तो शेल को आप k एलिमेंट से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. तो साइज और उसकी एनर्जी को यहाँ पे डिटरमाइन करता है. सेकेंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप L से शो करते हो. ये वेरी करता है 0 से n-1. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास n = 1 है तो L का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ से 0, और n-1 है तो कुछ नहीं हो सकता, बस 0 ही होगा n-1 में, ठीक है. n = 0 है तो L का वैल्यू 0 और n-1 1. n = 3 है तो L का वैल्यू 0 1 2. n = 4 है तो L का वैल्यू 0 1 2 3. तो एक शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे. अब याद रखना, अगर 0 है तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होता है वो s, 0 का s 1 का p, 0 का s 1 का p, ठीक है. 0 का s 1 का p 2 का d, ऐसे s p d f. तो आपके फर्दर ऑर्बिटल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो आपको कहाँ से मिलते हैं, वो आपको जैसे मैंने बोला कि हम बोलते हैं ना कि थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल नहीं होता. देखो सेकेंड जो हमारे पास शेल है उसमें d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है. थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स d आना स्टार्ट होता है, राइट. सो दैट इज समथिंग जो आपको समझ में रखनी है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1s होगा, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपका 2s 2p हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 3s 3p 3d हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 4s 4p 4d. अगर आप चेक भी करोगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आएंगे. देखो इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, यहाँ पे कितने आएंगे 2 और 6, यहाँ पे कितने आएंगे 2 6 10, यहाँ पे कितने आएंगे 2 6 10 और आगे 14 के f भी आएगा तो 4f. तो मैंने बोला 2 आया, देखो 8 आया, 16 आया, 32 आया. जो हमने फॉर्मूला लगाया था 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा होगा, ठीक है. क्लियर है, राइट. उसके बाद आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये वेरी करता है -L2 + L, यानी कि अब जो आपने ऑर्बिटल बनाए उसके सब ऑर्बिटल्स बनाए. तो अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है तो उसका 0 होता है, ठीक है. p का L 1 होता है, ठीक है. d का L 2 होता है और फॉर एग्जांपल f का L 3 होता है. तो ये वेरी करेगा, ये तो 0 ही है तो इसमें तो एक ही रहेगा, ठीक है. अगर मैं बोलूँ तो ये -1 से +1 -1 0 +1, ये कितना हो जाएगा -2 -2 -1 0 +1 एंड +2, ये कितना हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. तो आप जब बोलते हो इसमें एक सब शेल होता है, इसमें 3 सब शेल होते हैं, इसमें 5 सब शेल होते हैं और इसमें आपको पता है 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो इसीलिए हम बोलते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसमें 14 आ गए, सॉरी इसमें 10 आ गए, इसमें 14 आ गए. तो अगेन ये पूरा जो फिलिंग है वो आपको ये क्वांटम नंबर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. मैंने क्यों बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे आएगा आखिरी क्वांटम नंबर जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं. तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है. क्लॉकवाइज है तो उसको आप हाफ से एसोसिएट करते हो और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2. तो जब आप एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो अगर दोनों हैं तो आपका स्पिन 0 आ गया. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे स्पिन कितना हो गया 3 × 1/2 यानी कि 3/2.
तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है, राइट। साइज ऑफ ऑर्बिटल अगेन आपका जो है जैसे से 4s का बड़ा है 3s, जैसे जैसे आपका n बड़ा होता है तो ऑब्वियसली आपका जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये s ऑर्बिटल की कहानी है, ठीक है। दिस इज हाउ s ऑर्बिटल लुक्स लाइक स्फेरिकल। p ऑर्बिटल इज अ डम्बल शेप ऑर्बिटल, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल है, जैसे हमने बोला यार px py pz -1s का 0s का +1 है, कितने सब शेल हैं 3, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। तो एक x एक्सिस के अबाउट है तो आप x एक्सिस के अबाउट, एक y एक्सिस के अबाउट और एक ऐसी z एक्सिस के अबाउट। तो हमारे पास px py pz करके 3 p ऑर्बिटल रहेंगे। टॉकिंग अबाउट d ऑर्बिटल 5 रहेंगे, ठीक है। तो -1 0 1 0 1 2 टोटल 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो इनको आप शो करते हो किससे, dz² dx² -y² dxy yz zx। तो अगर मैं बोलूँ dyx zx और dxy, तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं dxy dyz और dzx, ये आपके नॉन एक्सियल होते हैं, ठीक है। दे आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, जैसा कि आप देख भी रहो ये एक्सिस के अबाउट नहीं है, एक्सिस इनके बीच में से कट रहा है। लेकिन अगर मैं dx² -y² की बात करूँ तो देखो ये एक्सिस के बीच में से है, ये एक्सिस के बीच में से है, तो ये 2 ऑर्बिटल आपके एक्सियल। तो 2 ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं और 3 ऑर्बिटल आपके नॉन एक्सियल यहाँ पर होते हैं, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ द 3D मॉडल। अगर मैं बात करूँ तो एक आपके पास यहाँ पे s ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास p ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर ये आपका 2s ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। फिर आपका ये d ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे p भी सारे डाले, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1s है 2s है और 2p है ना। तो 1s है 2s है और आपका 2p है, तो 2px 2py और 2pz। तो दिस इज हाउ 3 डायमेंशन में आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखेगा, कुछ इस तरीके से वो आपको 3 डायमेंशन में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपका जो एटम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पूरी चीज़ें बता देता है कि एक शेल में कितने एक फॉर एग्जांपल शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स में कितने सब ऑर्बिटल्स हैं, कितने सब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चारों क्वांटम नंबर दे देते हैं, राइट। अब ऑल्सो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल इज इक्वल टू n²। कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं एक शेल में, वो n² के बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ n = 1 है तो 1 है तो 1² यानी कि 1s ही होता है। अगर मैं बोलूँ n = 2 है तो 2² is 4। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2s 2p है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2s और 2p हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n²। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 4 2 हो गया 8। तो टोटल नंबर ऑफ आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक शेल में कितने आ सकते हैं उसका भी फॉर्मूला, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसका भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने बोल दिया, क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ उस तरीके से आप स्पिन क्वांटम नंबर को भी डिफाइन कर सकते हो। देन देर आर सम रूल्स जिसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को डिटरमाइन करते हो। सबसे पहला है पॉली एक्सकल्शन प्रिंसिपल, जो कि कहता है इट इज सेइंग कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की सेम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू भी 1 है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फॉर एग्जांपल आपके पास दैट इज s का वैल्यू है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ये चारों क्वांटम नंबर बराबर हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो d है तो पहली बात तो चलो n तो डिफरेंट ही होगा, 1 2 3 कोई भी ले लो, तो n आपका 3 से शुरू होता है, 3d d ऑर्बिटल के लिए। अब l का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ तो ये -2 होता है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी d ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू क्या होता है 0 1 2, तो l के यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा m, तो m यहाँ पे होता है -2, ठीक है। और स्पिन आपको दिख रहा है दैट इज ½ तो अगर आपको चारों वैल्यूज एक इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है तो आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। जैसे अगर मैंने बोला n 2 है, ठीक है, अगर l 1 है तो इट इज p 2p की बात कर रहे हैं। m ½ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और s ½ है तो अगेन ये आपका क्लॉकवाइज है। तो अगर आपको चारों क्वांटम नंबर देता है तो आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है, कैसा है, किस शेल में है, वो सब कुछ बता पा रहे होगे। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दूसरा, जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो, राइट, इट स्टेट्स दैट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, राइट। तो बेसिकली आप जब एनर्जी फिलिंग कर रहे हो तो आप हाइयर एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फिल कर रहे हो। तो आप एनर्जी लेवल कैसे डिफाइन करोगे, बेसिकली सबसे पहले बेस कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल जैसे कि 2s और 3s है
तो ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है 3s का एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे n सेम है तो वहाँ पे मैं कैसे फाइंड आउट करूँ? जैसे कि अगर मैंने बोला 3s और 3p है तो उसके लिए आप लगाओगे n+l रूल, ठीक है। तो अगर n बोलूँ 3 है, n बोलूँ 3 है, s इसका कितना है 0 है और s इसका कितना है, सॉरी l इसका कितना है, दैट इज 1 है। तो n+l इसका 3 है और इसका 4 है, तो हाइयर एनर्जी किसकी होगी? 3p की। तो अगर आपका n बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू बड़ा होगा, लेकिन अगर n बराबर है तो आप n+l रूल लगाओगे, जिसका n+l बड़ा है उसकी हाइयर एनर्जी रहेगी। एंड द लास्ट रूल इज कि आप लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब स्टार्ट करोगे जब आपके हर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। इट स्टेट्स दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स इन एन ऑर्बिटल दैट जब आपके पास सिंगल ऑक्यूपेंसी आपके हर एक सब ऑर्बिटल में हो रही होगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, यू विल हैव टू स्टार्ट पेयरिंग फॉर एग्जाम्पल पी में जब तीनों को एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आप लोग दे चुके हों, ठीक है। तो इन सबको कंबाइन करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। उसकी एक ट्रिक है, पहले आप 1s लिखो, फिर आप 2p लिखो, फिर 3d लिखो, फिर 4f लिखो। तो फिलिंग होगा सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p 3s आएगा, फिर 3p 4s आएगा, फिर 3d 4p 4s आएगा, फिर 4d 5p आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 4s, देखो 4s और 3d में अब 4 का क्वांटम नंबर ज़्यादा है, ठीक है, प्रिंसिपल। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 4s पहले आता है 3d से अकॉर्डिंग टू आर फिलिंग, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। वी डिडंट राइट 3f एंड 4d बिकॉज वी नो दैट l वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो इसीलिए आपका यहाँ पर दैट इज 2d नहीं हो सकता है, क्योंकि d का वैल्यू आपको पता है, मतलब अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो l का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 0 से 1 और 1 0 1 और आपके लिए हो जाएगा 0 से 1, राइट। सो 0 से 1 होगा तो आपको पता है कि अगर 0 है तो s ही बनेगा, 1 है तो p ही बनेगा सेकेंड पीरियड के लिए। थर्ड पीरियड के लिए मैं बात करूँ तो 0 1 2 होगा, तो यहाँ पे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड SP आएगा, तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड 3d आपका आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग दैट यू हैड टू मेक श्योर कि आपको ध्यान रखना है एंड देयरफॉर ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स रहेंगे दैट आर गोइंग टू बी एटॉमिक मॉडल, स्पेसिफिकली नील बोहर मॉडल रहेगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा और क्वांटम मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। एंड अगेन ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिलिंग के रूल्स आ सकते हैं। तो मेक श्योर करना वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, नोट्स बना लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और जब आप इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तो आपको क्लास 11th का भी शानदार कंटेंट और भी बच्चों मिल रहा होगा। सो आई होप यू लाइक्ड द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और वो मुझे पढ़ के डेफिनेटली आगे और कुछ बढ़िया आप लोगों के लिए करने का और भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप वो ज़रूर करिए ताकि हम लोग आगे मिल सकें और चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से कवर कर सकें। थैंक यू बच्चों, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होपिंग टू रीड योर ग्रेट कमेंट्स। ऑल द बेस्ट।